हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्विक ट्रिक बंसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं नियोजित विकास की राजनीति चैप्टर नंबर 3। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे सरकार द्वारा जो नियोजन के लिए शुरुआती कदम उठाए गए थे वो कौन कौन से कदम थे और उनसे हमारी सरकार को या हमारे देश को कितना फ़ायदा हुआ। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उस समय हमारे भारत में कितनी बुरी हालत थी और हम उस समय कितनी बुरी हालतों से लड़ रहे थे। उस सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। आपके सपोर्ट की भाई मुझे बहुत ज़रूरत है और आपको मैं इसलिए और माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वीडियो बहुत दिन बाद आई नहीं थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मगर अब रेगुलर आएंगी और पूरा कोर्स ख़त्म होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हम जानेंगे कि जो हमारी भारत सरकार के द्वारा जो शुरुआती जो समस्या आई थी वो तो हमने अब समस्या पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे शुरुआती कदम कौन कौन से उठाए गए थे सरकार के द्वारा। सोवियत संघ की तरह भारत योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। अब आपको पता है कि योजना आयोग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी और ठीक है, ये एक राज्य यानी भारत सरकार द्वारा हुई थी सीधी। ये कोई संविधान में इसका कोई वो नहीं है कि हाँ भाई कि कोई योजना आयोग रहेगा या आज के समय पर नीति आयोग है, ये कोई संस्था रहेगी, ऐसा कुछ नहीं था। ये बाद में सरकार ने अपने प्रस्ताव से बनाई थी। ठीक, भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च का योजना होगी। यानी हमने पढ़ा था कि ये योजना आयोग है वो पूरा जायजा लेगा और वो पूरा एक खाका तैयार करेगा यानी प्लान तैयार करेगा कि सरकार को 5 साल में कितना पैसा खर्च करना है, किस जगह पर खर्च करना है, पूरी डिटेल और पूरी ब्यौरा एक तरीक़ा से सरकार के पास रहेगा। वो था योजना आयोग में, यानी 5 साल के लिए। अब 5 साल में ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को हमने यहाँ पर ला दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं क्या सबसे और क्या बात हुई थी इसमें कि योजना आयोग के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य के सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। यानी अब क्या था, पहले क्या था कि पूरा जो सरकार जो थी वो पूरा जो पैसा आता था और राज्यों के यानी अब उसमें पहले जो बजट बनता था वो अलग अलग नहीं बनता था, यानी राज्य सरकार ही पूरा पैसा खर्च करती थी। मगर अब क्या है कि अब क्या होता कि राज्य के लिए अलग बजट बनेगा कि राज्य सरकार में कौन किस जगह पर किस जगह पर कितना पैसा जाना है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कितना पैसा जाना है। यानी पूरा अब क्या है, दोनों का अलग अलग बजट तैयार हो गया, यानी अलग अलग बजट होगा। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था, यानी एक में तो क्या था कोई योजना नहीं होगी, यानी अलग तरीके से वो चलेगा। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दिन बंदों पर खर्चा करना था और दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था। यानी एक तो क्या था, ये सालाना में जो पैसा खर्च होगा वो कितना सामान लाना है या कोई हमें क्या चीज़ खरीदनी है या कुछ और खरीदना है उसके लिए पैसा। दूसरा योजना, जो हमारी योजनाएं जो चल रही हैं उन पर पैसा खर्च करना। ठीक, योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। अब इसमें जो भी पैसा जो हमारा जो एस्टीमेट बना था वो जो पैसा हमें खर्च करना था वो 5 साल में हमें खर्च करना था। ठीक है, जो सरकार के द्वारा पहले ही एक खाका तैयार हो गया था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का फ़ायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। अब क्योंकि हमको पता है कि हमारे भारत सरकार की इतनी बदतर हालत हो चुकी थी उस समय पर कि हमारे पास खाने तक का अनाज नहीं था और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। उसको सुधारने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम थे। ठीक, अब बात आती है यहाँ से मेन पॉइंट जो आपका पेपर में क्वेश्चन बनेगा। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ। इसी साल नवंबर में इसे योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गहगामी माहौल पैदा हुआ। यानी बात क्या हुई कि 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार हुआ कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ के लिए ज़्यादा जोर दिया गया है,
किस चीज़ पर ज़्यादा पैसा खर्च होगा और कहाँ पर कितना पैसा ज़्यादा, यानी पूरा एक तरीक़ा से एक प्लान तैयार हो गया था सरकार के पास प्रथम पंचवर्षीय योजना का। ठीक, अब वो पूरी तरह माहौल एक तरीक़ा से बन गया था, क्रिएट हो गया था कि भाई सरकार कर क्या रही है। सरकार एक साथ एक बजट बना रही है, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमारी अब नहीं, यानी वो कुछ समय बाद वो पूरे करेगी, मगर सरकार को भी कुछ देख के चलना था। ठीक है, जिसमें क्या है, उसने एक जो टारगेट रखा था उसको टारगेट अचीव करना था। जैसे आपका 12th एग्ज़ाम है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ऐसे ही क्या था कि भारत सरकार जो थी उसको अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना था, मजबूत करना था। जीवन के हर क्षेत्र में, मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान, राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेज का व्यापक बहस मुहैया चलाया। सब लोगों ने इस पर बहस चलाई और इस पर आलोचनाएं भी की, कुछ ने अच्छी प्रतिक्रियाएं दी, सब ने यानी पूरी तरीक़ा से इसका सपोर्ट भी किया और बहिष्कार भी किया। नियोजन के लेकर देश में गहगामी पैदा हुई थी, यानी बहुत ही ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि कुछ लोग कह रहे थे बहुत ही गंदी है ये, कुछ लोग कह रहे थे बहुत ही अच्छी है योजना। ठीक, वह 1956 से लागू वो 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। जो अब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से चली, से ख़त्म कब हो गई, 1956 में। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना जब प्रथम पंचवर्षीय योजना चरम पर यानी पूरी तरीके से खत्म होने वाली थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लग गई थी, तो 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय माहौल जारी रहा। ऐसा ही माहौल तीसरी पंचवर्षीय योजना तक रहा था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में लागू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन का न्यायपन का एक हद तक मंदा पड़ गया था और भारत गहन आर्थिक संकट की चपेट में आ चुका था। बात क्या हो गई कि हमें आते आते चौथी पंचवर्षीय योजना का समय आ चुका था 1966। 1966 में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा माहौल क्रिएट और ख़राब हो गया और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था को हम सुधारना चाहते थे, मगर उल्टा हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा डगडगमा गई। इससे क्या हुआ कि अब हमको जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई, हमें पंचवर्षीय योजनाओं को स्थगित करना पड़ा और हमको प्रथम एक वर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था 1966 से। ठीक, ये 2 साल चली, उसके बाद और दूसरी पंचवर्षीय 5वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना कह सकते हो। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर तक विराम देने का फैसला किया। हालांकि इन योजनाओं को प्राथमिकताओं और प्रक्रियाओं को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई, लेकिन ये बात सच है कि इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। यानी अब हम कह सकते हैं कि जब तक चौथी पंचवर्षीय योजना का समय आया था, जब तक हमारे भारत की जो विकास की एक चाल है, एक नींव है, वो जम चुकी थी। अब हमारा भारत ये है कि आगे अगर कोई इंडस्ट्रीज लगाएगा या कोई कार्य करेगा तो उसमें वो जल्दी से उसको अचीव कर लेगा, यानी प्राप्त कर लेगा। अब हम पढ़ते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, इसको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना आई, ये 1951 से 1956 में चली। ठीक है, कोशिश देश को गरीबी के मकड़ जाल से निकालने की थी। यानी पूरी कोशिश आपको पता है कि किस चीज़ की थी, कि जो हमारे भारत में जो इतना बड़ा माहौल आर्थिक संकट जो आ गया था, खाने पीने का जो आर्थिक संकट आ गया था, या खाद्यान्न संकट आ गया था, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। इसके लिए हमारे जिस मकड़ जाल से, इस माहौल से निकालने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए थे। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में के.एन. राज, इस नाम को याद रखना, के.एन. राज थे। यानी इसके विशेषज्ञ, इसके सब कुछ जो इनकी योजना आकार कह लो या इनके विशेषज्ञ कह लो, इनका ही नाम आता है के.एन. राज थे। ठीक है, इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक, यानी 20 साल तक भारत को अपना चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। और अगली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। यानी ये जो पहली पंचवर्षीय योजना आई, इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस किया था
वो हमने एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में फोकस ज़्यादा किया था। हम कृषि क्षेत्र को बहुत ज़्यादा उसको बढ़ावा दे रहे थे, और उसको क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, खाद्यान्न संकट बहुत था, अनाज बिल्कुल नहीं था, अनाज की हर जगह किल्लतें मच रही थी। इसीलिए सबसे पहले एक पेट की आग को बुझाने के लिए भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अपना बल लगाया, अपना प्रयास किया उसको अच्छे से सुधारने के लिए। इस योजना के अंतर्गत बांध सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया, ठीक है, यानी बांधे बनाए गए, सिंचाइयों की व्यवस्था की गई, अच्छे अच्छे बीजों को लाया गया, उन्नत बीजों को लाया गया, मशीनों का प्रयोग किया गया, यानी हर चीज़ जो न्यू टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो उनका प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई थी, और वो बढ़ोतरी हुई भी थी। ठीक, विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी। आपको पता ही है, हमारा भारत आज़ाद हुआ, विभाजन हुआ था, आज़ाद हुआ था, उसके बाद विभाजन हो गया था, और इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। भाखड़ा नगला जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई, यानी भाखड़ा नगला पर जैसी परियोजना, जैसी बांध परियोजना है ये, जिसके क्या है कि जो क्षेत्र में पानी नहीं है उस जगह पर पानी की पूर्ति की जा सके, ऐसे ऐसे बांध भी बनाए गए थे। इस पंचवर्षीय योजना को माना गया था कि देश में भूमि के वितरण को जो ढर्रा मौजूद है उसे कृषि के विकास को सबसे बड़ी बाधा पहुंचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया और उस देश के लिए विकास की बुनियादी चीज माना गया। यानी सबसे मेन पॉइंट अगर आप इसमें कहोगे तो सबसे ज़्यादा जो बातें कही गई हैं वो कृषि के ऊपर कही गई हैं कि कृषि क्षेत्र में कैसे विकास किया जाए, सिंचाई को से अच्छा किया जाए, कैसे वहाँ पर अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी से अच्छे अच्छे बीज लाए जाएँ, उन्नत बीज लाए जाएँ, जैसे हमारी पैदावार में बढ़ोतरी हो सके। ठीक, योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना था। यानी पूरा जो अगर आपको पूछा जाए कि योजनाकारों का जो लक्ष्य जो था वो क्या था कि राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना, यानी राष्ट्रीय आय की स्तर कैसे ऊंचा हो, वो सबसे मेन उसका लक्ष्य था। यह तभी संभव था जब लोगों को बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो, यानी ये तभी संभव हो सकता था जब लोगों की बचत उनके खर्चे से ज़्यादा हो। यानी ऐसा नहीं कोई बंदा 10 रुपये कमा रहा है तो वो 20 रुपये खर्च करे और 10 रुपये कर्ज ले, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे अगर कोई बंदा 10 रुपये कमा रहा है तो वो 2 रुपये या 5 रुपये का खर्चा करे और 5 रुपये अपनी शेष बचा कर रखे, यानी अपने राष्ट्रीय आय के स्तर को बढ़ाना था। 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचा था। आपको पता है उस समय ज़्यादा महंगाई तो नहीं थी, मगर चीज़ें है ही नहीं थी तो महंगाई कहाँ से हो गई। इसे अब और काम नहीं किया जा सकता। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में मौजूद पूंजी भंडार बहुत ही कम था। यानी लोग उस समय पढ़े लिखे भी कम थे, ग्रेजुएशन तो उस समय बहुत ही नामात्र थी, यानी ज़्यादा रोजगार का भी किल्लत थी और ज़्यादा उस सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं था कि जिनको एक पूंजी इनको प्राप्त की जा सके, वेतन। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी, लेकिन ये बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। जो सरकार ने उम्मीद की थी कि इतना हमको बचत हो जाएगी, इतना हमको ये हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक जी। और फिर क्या हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कहीं ज़्यादा बचत उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा लगातार कमी आती गई, मगर ज़्यादा अच्छा सुधार जो सरकार ने अपेक्षा की थी, जो योजना आकार जो विशेषज्ञ थे, जो योजना आकार थे, उन्होंने जो सोचा था ऐसा नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की। ये हमारी है दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसको हम औद्योगिकरण की तेज रफ्तार भी कह सकते हैं। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने बहुत सी योजनाएं चलाई गई, जो भाखड़ा नगला जैसी परियोजनाएं चलाई गई बांध बनाने के लिए और सिंचाई के लिए, अन्य जो चीज़ें उनको हमने प्राथमिकता दी थी, उन सभी के मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार ने औद्योगिकरण को भी अब सोचा कि हमें इंडस्ट्री जो हमारे उद्योग है उनको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए।
दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का विकास जरूरी था, क्योंकि हमने कृषि क्षेत्र में तो कहीं तक यानी अपने पेट भरने के लिए तक तो हमने क्या कर लिया था, अपना गुजारा कर लिया था। अब इसके पीसी महालनोबिस, ये नाम ध्यान कर लेना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन है? के.एन. राज, और इनके हैं पीसी महालनोबिस। ठीक, इनका नाम याद रखना। अर्थशास्त्री और योजनाकारों की एक टोली ने ये योजना तैयार की थी। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, यानी धीमे धीमे काम करना। लेकिन दूसरी योजना की कोशिश थी तेज गति से संरचनात्मक का बदलाव की जरूरत थी। यानी पहली पंचवर्षीय योजना में जो उम्मीद कार्य की गई थी वो धीमे धीमे की थी, ठीक है। और दूसरी की जो थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा तेज थी। यानी के.एन. राज के द्वारा, के.एन. राज जो एक विशेषज्ञ थे, जो योजनाकार थे, उन्होंने कहा था कि जो हम अपनी योजनाएं हैं, जो हमारी जो पंचवर्षीय योजना है उसको हम धीमे धीमे चलाएंगे, विकास धीरे धीरे करेंगे। मगर दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के द्वारा जो चलाई गई थी उसमें कहा गया था हम जो विकास करेंगे वो तेज़ करेंगे, तेज़ गति से चलेंगे। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। भारत सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, यानी बहुत ज़्यादा संरक्षण दी, सहायता दी। किस पर? उद्योगों को खोलने के लिए अच्छे उन्होंने मटेरियल दिए, अच्छे पैसे, अच्छा कर्ज दिया। लोगों से कहा कि आप जितना हो सके जितना इंडस्ट्रीज लगाइए और उससे भारत को और आपको अब क्या है, एक तरीक़ा से लाभ पहुंचाइए, अर्थव्यवस्था में योगदान दीजिए। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ने में मदद मिली, और चूँकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे, इसीलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। यानी एक नया मोड़ जो आया था वो किसकी वजह से आया था? वो आया था दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें हमने उद्योगों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था कि उनको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे कैसे नई नई मशीनें आई जाएं, जिसके माध्यम से हम क्या एक अर्थव्यवस्था को अच्छे से एक पटरी पर ला सकें। बहरहाल इसके साथ कुछ समस्याएं भी थी। भाई कोई अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं अच्छा, तो कुछ हमें अच्छे परिणाम भी मिलते हैं और कुछ हमें बुरे परिणाम भी मिलते हैं। ऐसा ही इसमें था। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई थी, लोगों की आलोचनाएं हो रही थी, बहुत ज़्यादा हर जगह गहमागहमी हो रही थी, बहुत ज़्यादा माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की भी कुछ समस्याएं होंगी। अब देखते हैं। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था, यानी हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल विकास था, औद्योगिकरण विकास जो था वो नामात्र था, बहुत ज़्यादा बहुत पीछे था। विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने से उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। यानी विदेशी अगर हमने सामान, जो हमें नई नई मशीनें मंगाई गई थी, उनके लिए हमें अपने विदेशी भंडार, जो विदेशी मुद्रा थी, वो हमें खर्च करनी पड़ी। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश से ज़्यादा आकर्षित किया। ज़्यादा हमें कृषि क्षेत्र में लाभ नहीं मिला, ना ज़्यादा हम उसमें आकर्षित हुए। हमें औद्योगिकरण क्षेत्र में ज़्यादा हमें क्या मिला, आकर्षित हुए लोग, ज़्यादा पैसा दिखा उनको। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सता रही थी, क्योंकि आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना इतनी सफल नहीं हुई थी। इसीलिए अब लोगों को एक खाद्यान्न संकट की भी समस्या शुरू से ही सताने लग रही थी और ज़्यादा सता रही थी। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। भाई बहुत कठिनाई आएगी क्यों नहीं। हमारा जो खाद्यान्न संकट है वो दिनों दिन नीचे गिर रहा था, ठीक है। खाने लायक हम पर अनाज खत्म होता जा रहा था, अच्छी पैदावार नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ, तो खाद्यान्न जो अब दोनों को एक साथ लेके तो नहीं चल सकते, ठीक, इसीलिए उनको बहुत कठिनाई हो रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी योजना के से कुछ खास अलग नहीं थी, ठीक, कुछ खास अलग नहीं थी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आती है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई है। कुछ ऐसे ही लोग थे जिन्होंने वो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी एक बात माना जाए तो इस समय पर क्या था, क्या सोचा जाता कि हम कुछ लोगों का जो मत था वो था
कि हमने जो औद्योगिकरण को जो बढ़ावा दिया है वो गलत दिया है, जिसकी वजह से हमारा कृषि क्षेत्र हम कृषि में जो प्राथमिकता दे रहे थे वो उससे हम वंचित हो गए हैं। हमको उससे और ज़्यादा हमको नुकसान होने वाला है। मगर कुछ लोगों ने कहा कि हम इससे तो सरकार केवल शहरों की ओर अपना रुख अच्छा सा कर रही है, शहरों को आगे बढ़ा रही है, गाँव उसमें पीछे रह रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, एक यहाँ पर दिया गया है विकेंद्रीकृत नियोजन। विकेंद्रीकृत नियोजन का मतलब होता है कि इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर, खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन जोर दिया गया था। यानी इसमें एक जरूरी नहीं है विकेंद्रीकरण, यानी एक ऐसा योजना इसमें सभी के लिए क्या है केंद्र बनाए गए। यानी अब इसका कोई मुख्य केंद्र नहीं है कि सरकारी यहाँ से सब कुछ चलाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं कि हर नियोजन विकेंद्रीकृत हो, ठीक, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि नियोजन का मतलब हमेशा उद्योग और बड़ी बड़ी परियोजनाओं से ही लाया गया जाए। केरल के विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया था उसे केरल मॉडल कहा जाता है, और इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर, खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया जा रहा था। ठीक है, केरल के प्रति व्यक्ति या अपेक्षाकृत बहुत कम थी और यहाँ औद्योगिक आधार भी तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा। इसके बावजूद केरल में साक्षर दर 100% है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वहाँ पर, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वहीं पर मिलते हैं। आयु प्रतिशत बढ़ी, ठीक है, और वहाँ शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म दर भी कम है। केरल में लोगों को कहीं ज़्यादा चिकित्सा सुविधा मुहैया है। 1987 से 1991 के बीच ने नव लोकतांत्रिक पहल नाम से अभियान चलाया, कहाँ पर, केरल में। ठीक है, इसके अंतर्गत विकास के अभियान चलाए गए जिसमें विज्ञान और पर्यावरण के मामले में 100% साक्षर का अभियान भी शामिल है। इन अभियानों की रूपरेखा से इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सके। केरल में इस बात को कई प्रयास भी किए गए कि पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। यानी विकेंद्रीकरण का है कि सभी को उसमें शामिल किया जाना चाहिए, सभी का उसमें सहयोग होना चाहिए। ये केरल सरकार या केरल मॉडल में ये बातें रखी गई थी। ठीक है, ये बात हमने इसमें पढ़ी। अब इसमें एक टेबल दिया गया, बहुत ही इसमें साफ साफ तुमको पूरी बात समझ में आ जाएगी क्या हुआ। जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो लाल वाले में है, दूसरी पंचवर्षीय योजना नीले वाले में। अब आप देख सकते हो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या था, बढ़ोतरी हुई थी 15.1%, और सामुदायिक विकास में हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। सिंचाई और बाढ़ में किस में हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना में। नियंत्रण किस में हुआ था, दूसरी में। उद्योगों को ज़्यादा जो प्रोत्साहन दिया गया था वो इसी में दिया गया था। कृषि क्षेत्र में नामात्र इसमें हो गई। ऊर्जा तुमको पता ही है पहली में दी गई थी, लाइट, सिंचाई वगैरह। सामाजिक सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाएं भी पहली में ही थी, और अन्य में अब क्या था, दोनों का स्तर नीचे आ चुका था। ये बात हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ी। अब हम अगली वीडियो में इसमें पढ़ेंगे कि मुख्य विवाद क्या थे जो हमारे योजना आकारों के सामने आई, और कुछ परिणाम क्या हुए उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।